भारत के लिए एक ऐसा दृश्य देखना जहां पर वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी अब पीएम नरेंद्र मोदी के सामने आके झुक सी रही है, हेल्प मांग रही है, मदद मांग रही है, ये बहुत क्वेश्चनेबल हो गया है और प्लस बहुत ज़्यादा शॉकिंग भी है। आप देख सकते हैं कि बीते दिनों हमने इंडिया ने कितने ढेर सारे इन्वेस्टमेंट डील्स किए, कितने जगहों पे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स किए। स्टार्ट करते हैं यूरोपियन यूनियन के साथ, उनके साथ तो हमने मदर ऑफ ऑल डील भी साइन कर लिया। और तो और उसके पहले हमने यूएई के प्रेसिडेंट खुद आए थे यहाँ पे इंडियन से बात करने के लिए, पीएम मोदी से बात करने के लिए। मैं आपको बता दूं 7 घंटे का सफर तय किया था उन्होंने, सिर्फ 3 घंटे की मुलाकात करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी से। और तो और डोनाल्ड ट्रंप भी इतने बार वापस जाते हैं, टैरिफ लगाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। साथ ही साथ रशिया हमारे साथ इतनी अच्छी ट्रेड डील्स कर रही है। और तो और यूक्रेन को भी अभी तक ऐसा ही लगता है कि अगर पूरी दुनिया में उनका रशिया और उनका कोई वॉर खत्म करा सकता है तो वो है पीएम नरेंद्र मोदी। अचानक से ऐसा क्या हो गया कि मिडल ईस्ट जैसी कंट्रीज के अंदर भी पीएम नरेंद्र मोदी को इतना सहारा गया, इतना ज्यादा उनकी प्रशंसा की गई, ऐसा क्या ही हो गया? हमेशा से पीएम नरेंद्र मोदी की जो इमेज है वो बहुत ही हिंदुत्व से रिलेटेड बनाई गई है और यहाँ पे बोला गया है, इंटरनेशनल मीडिया ने, बीबीसी वगैरह ने, बहुत लोगों ने छापा है कि राइट विंगम पीएम नरेंद्र मोदी, हिंदुत्व के फ्लैग बेरर नरेंद्र मोदी। लेकिन अब हम अगर देख रहे हैं यहाँ पे तो आप क्रिश्चियन, मुस्लिम और किसी भी धर्म के लोग, किसी भी धर्म की कंट्रीज, किसी भी धर्म की प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर उतना ही इक्वालिटी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं। ये चेंज आखिरकार आया कहां से? आखिरकार यूरोप, ट्रंप और यूएई के एकमात्र सहारा पीएम नरेंद्र मोदी बने कैसे? सेंट्रल एशिया से लेकर मिडिल ईस्ट तक लोग अब सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी तक ही क्यों पहुंच रहे हैं? क्यों चाइना और अदर कंट्रीज को पीछे छोड़ दिया पीएम नरेंद्र मोदी ने? देखिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश तो अपने ही इकोनॉमिक क्राइसिस में दबे रहते हैं, डेथ क्राइसिस आती है, अलग अलग चीजें वहां पर होती है। पर पीएम नरेंद्र मोदी इंडिया को जिस लेवल पे लेके जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी डावोस में जो इकोनॉमिक फोरम हुआ, वहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही ज्यादा ऊंची आवाज में सबको बोल दिया कि यूरोप मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है और मैं ग्रीनलैंड को लेकर ही रहूंगा, और अगर यूरोप की किसी कंट्री ने मुझे रोकने की कोशिश की या नाटो ने रोकने की कोशिश की तो मैं 10% टैरिफ इसी 6 फरवरी से लगाना शुरू कर दूंगा। इतना ढेर सारा क्लेम करके पिछले 1 महीने से डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड के पीछे पड़े हुए हैं, बाय हुक क्रॉक मैं लेके रहूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। और अब जाके एकाएक डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न ले लिया कि उन्होंने बोला कि मैं ग्रीनलैंड में अब रखूंगा ही नहीं, रहूंगा भी नहीं, और ग्रीनलैंड को मैं हथियाना ही नहीं चाहता हूँ। क्यों? और मैं यूरोपियन यूनियन के साथ अब आराम से हाथ साझेदारी करके रह सकता हूँ। आपको लगता है कि ट्रंप का एक बहुत ही फेवरेट उनको नाम दिया गया है पूरे वर्ल्ड की तरफ से, उनका क्या नाम है? चिकन आउट। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से ही बहुत ज्यादा ब्रैग कर देते हैं, हमेशा से बहुत ज्यादा फेक देते हैं, एक्चुअल में वो कर नहीं पाते हैं। यूरोपियन यूनियन को पता था कि डोनाल्ड ट्रंप को अपने कब्जे में कैसे करना है, यूरोपियन यूनियन को अपनी ताकत का अंदाजा था। पर इस बार उनकी ताकत में सिर्फ यूरोपियन यूनियन की 27 कंट्री नहीं थी, पर उन सब कंट्रीज के अलावा भी एक इंसान और एक कंट्री थी जिसने ये नामुमकिन को मुमकिन होने में मजबूर कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कि यूरोपियन यूनियन ने जब इंडिया के साथ साइन किया मदर ऑफ ऑल डील, उसके बाद से लगा अमेरिका को डर। अमेरिका को ये पता है कि इंडिया इतना बड़ा मार्केट देता है, इंडिया वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन को एक साथ रख रहा है इस टाइम पे, तो अगर यूरोप इंडिया के साथ व्यापार करने लगेगा तब अमेरिका कहां जाएगा? देखिए, यूरोप में रिचेस्ट एंटरप्रेन्योर्स है, पूरी यूरोप की जो पॉपुलेशन है वो करीबन 45 से 50 करोड़ की है, इंडिया के अकेले की सोचिए अरबों की पॉपुलेशन है। तो आप समझ रहे हैं कि हम जो ट्रेड डील करेंगे उसमें इंडिया डेफिसिट में नहीं रहेगी, बट यूरोप का ज्यादा से ज्यादा सामान हम इंडिया के अंदर ला सकते हैं। और जब इंडिया अपने मार्केट्स खोलना शुरू करेगी तब यूरोप के अंदर उसको बिगर और रिचर बायर्स भी मिलेंगे और इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी यहाँ पे चीजें आएंगी। और हमें एक चीज और पता है, यूएस की तरह यूरोप चोरी नहीं करता है, यूएस की तरह, या फिर मैं स्पेसिफिकली बोलूं डोनाल्ड ट्रंप की तरह टैरिफ गेम, सैंक्शंस के अंदर यूरोप नहीं फंसाता है। यूरोप हर चीज पेपर में रखता है, ईमानदारी रखता है, और उनकी अपने लेबर लॉ से लेके हर चीज बहुत हद तक मेंशन्ड है। और इंडिया जैसी डाइवर्स डेमोक्रेसी के लिए, डाइवर्स पॉपुलेशन के लिए, यहाँ पे कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, कोई मिडिल क्लास है, कोई अपर मिडिल क्लास है, तो इन सारी क्लासेस को मैचअप करने के लिए यूरोप जैसी कंट्री बेस्ट रहेगी, क्योंकि यूरोप चीजों को समझता है। आपको क्या लगता है कि मदर ऑफ ऑल डील को पूरे
21-22 साल क्यों लग गए साइन होने के लिए? सिर्फ इसलिए क्योंकि यूरोप को इंडिया के जितनी भी प्रिंसिपल्स और रूल्स थे उसमें हमेशा उनको इश्यूज रखते थे। यूरोप कहता था कि सब कुछ ऑन पेपर ला के दो, पर कांग्रेस की सरकार में इतने करप्शन थे, इतनी चीजें थी कि वो चीजें ऑन पेपर आ ही नहीं पा रही थी। दूसरी ओर की पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी जब अपने पावर में आई उस टाइम पर भी एकाएक करप्शन को हटाना, लेबर लॉ को ठीक करना और इतना सब कुछ था, उन सब चीजों को ठीक करना इतना आसान नहीं था। इसीलिए यहाँ पर लोग इतने आसानी से एक तरीके से मैं बोलूं रह नहीं पाए। इसी वजह से हमने देखा कि कैसे यूरोप के लोगों ने कल्टी मारना सॉरी यूरोप के लोगों ने कल्टी मारना शुरू कर दी इंडियन बायर्स से, ठीक है। लेकिन अब पीएम नरेंद्र मोदी फाइनली इंडिया को स्टेज पर ला चुके हैं जहां पर लोग ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं कि हम अपने लेबर लॉ में अब नई चेंजेस लाएंगे, हम हर चीज अब ऑन पेपर रखेंगे, करप्शन रेट कम करेंगे, एग्रीकल्चर जैसा मार्केट अभी तक खोला नहीं गया पर फिर भी ठीक ठाक खोला है। तो भारत ने बहुत चेंजेस लाए। यूरोप को एक प्रॉब्लम हमेशा से थी इंडिया से कि यूरोप इतनी रिसर्च करके कोई भी दवाइयां बनाता था और इंडिया उसकी कॉपी पेस्ट कर लेता था, जहां उसको सस्ते दाम पे बेचता था। इन सब चीजों से यूरोप को हमेशा प्रॉब्लम रही। भारत ने एक नया तरीका भी निकाला है कि कैसे यूरोपियन लीडर्स के साथ नई डीलिंग्स रखेंगे और साथ ही साथ इंडिया की जो डेमोक्रेसी है, इंडिया की जो लेबर क्लास फोर्सेस हैं, इंडिया में जो डिजिटल गैप है, इन सब चीजों को भी उनके साथ कैसे हैंडल कराना है और दिन प्रतिदिन कैसे प्रोग्रेस की तरफ जाना है। इन सारी तरीकों की बातें इस बार हमने इस डील के अंदर देखने को मिली। अब यूरोप हो गया, आपको पता है दूसरी ओर हमने कैसे देखा कि यूएई के प्रेसिडेंट दौड़े दौड़े भागे भागे क्यों पीएम नरेंद्र मोदी के पास आए, क्योंकि उनका एकमात्र जो चीज था वो ये था कि कैसे मैं जो सऊदी अरेबिया ने पूरे मिडिल ईस्ट में किया है, ओमान, कतर सब उनके साइड में चले गए हैं, सिर्फ और सिर्फ येमेन की एक लड़ाई के ऊपर। येमेन की जो लड़ाई हो रही थी उसमें जो येमेन की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके साथ थे यूएई, और वहां की जो सदर्न फोर्सेस थी, जो रिबेल फोर्सेस थी, उनके साथ थे आपके मिडिल ईस्ट वाले सऊदी अरेबिया। तो इस वजह से पूरी कॉन्फ्लिक्ट इतनी ज्यादा यहाँ पे वर्क कर रही थी, इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही थी यहाँ पर। इसीलिए हम देख सकते हैं कि किस तरीके से चीजें जिस हिसाब से चल रही थी उसमें इश्यूज आना शुरू हो गए। और जब यूएई को समझ में आया कि पूरा मिडिल ईस्ट उनके खिलाफ हो चुका है, ट्रम्प के पास वो जा नहीं सकते क्योंकि ट्रम्प एक तरीके से बहुत ही ज्यादा ट्विस्टेड है, ट्रम्प के साथ अभी डील करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ट्रम्प बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो हमें ये चीज समझ में आ रही है कि कैसे यूएई ने इंडिया को एकमात्र सहारा बनाया। हम जानते हैं कि दुबई के अंदर या पूरे यूएई के अंदर कितने ढेर सारे इंडियंस रहते हैं, तो बहुत सालों से इंडिया यूएई का रिलेशन तो अच्छा चल ही रहा था। पर जिस हिसाब से यूएई के प्रेसिडेंट ने पीएम नरेंद्र मोदी से मदद मांगी है यहाँ पे, उससे ये दर्शाया जा सकता है या उससे ये बताया जा सकता है कि इंडिया कौन से नंबर पे अब आ रहा है। अभी जब इकोनॉमिक फोरम में आईएमएफ ने बोला कि एआई अपग्रेडेशन में इंडिया तो 2 टायर सिटीज के अंदर आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अश्विनी वैष्णव ने बोला कि हमने जो आपकी जो क्राइटेरिया है एआई के लिए, एआई अपग्रेडेशन के लिए एक कंट्री के अंदर, उसके क्राइटेरिया के हिसाब से हम फर्स्ट लेगेसी में ही आते हैं, हम सेकंड में नहीं आते हैं। तो अब ये एंड हो चुका है कि जहां पे इंडिया को बोलते हैं कि इंडिया पीछे जा रही है, और नहीं, इंडिया $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो चुकी है, साथ ही साथ प्रोग्रेस बढ़ रहा है और साथ ही साथ लोगों को इंडिया एक बहुत सूटेबल ऑप्शन लगने लगा है कि हम इंडिया के साथ व्यापार करेंगे। 2025 इंडिया के लिए जितना ही ज्यादा ऊपर नीचे रहा है, 2026 में उसकी उतनी नई नई शुरुआत हो रही है। स्टार्टिंग में मदर ऑफ ऑल डील मिल गया, हमने साथ ही साथ दूसरी ओर हमने यूएई के साथ ट्रेड कर लिया, साथ ही साथ हमने यहाँ पर ओमान, इथोपिया, इन लोगों के साथ तो पिछले साल ही कर लिया था ट्रेड। पर ये सब चीजें एक नई अपॉर्चुनिटी खोल के ला रही है इंडिया के अंदर। अब सिर्फ इंडिया ट्रेड ही नहीं करेगा, पर ये सारी कंट्रीज की जो कंपनीज होगी वो इंडिया के अंदर भी मार्केट बनाएंगी, और जब यहाँ पे मार्केट बनेगा तो देखते हैं आप कैसे गूगल की कंपनीज चल रही है इतनी अच्छे से, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी वगैरह, ये सब कुछ इतना ज्यादा फ्लरिश हो रहा है इस टाइम पर। वैसे अगर यूके की और कंपनीज आना शुरू हो गई तो यहाँ पे वर्क लेबर लॉज भी अच्छे होंगे, साथ ही साथ वर्क कल्चर भी ठीक होगा। यहाँ पे जो टॉक्सिक वर्क कल्चर है उसकी भी संभावनाएं बढ़ेगी कि अब वो ठीक होने के तौर तरीकों पर आए। तो ये सब जो एक्सपेंशन हो रहा है ये फॉर गुड ही हो रहा है। देखिए ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ अच्छा ही होगा, लॉसेस भी होंगे, एक्सप्लॉइटेशन भी होंगे, इसका हम कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हर चीज दुनिया में एक रिस्क है और रिस्क नहीं लेंगे तो आप कहीं पहुंच ही नहीं पाएंगे। अब तक कांग्रेस की सरकार ने वो रिस्क लिया ही नहीं ताकि वो ऐसी चीजें कर पाए, लेकिन मोदी सरकार ने लिया है। अगर आज रिस्क लेंगे तभी कल को कहीं पहुंच पाएंगे,
वरना दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। वैसे भी इंडिया और चाइना ने डील डॉलराइजेशन करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, यहाँ पर उन्होंने डॉलर से जो ट्रेड है उसको कम करना शुरू कर दिया है। वे कोशिश कर रहे हैं कि अपनी लोकल करेंसी में स्पेसिफिकली जो ब्रिक्स की कंट्रीज हैं वो लोकल करेंसी के अंदर ट्रेड डील करना शुरू कर दे, और तो और साथ ही साथ डॉलर की जो सुप्रीमेसी इतने टाइम से चल रही है वो खत्म हो जाए। तो इन सब चीजों से हम देख सकते हैं कि इंडिया किस पर्व पे पहुंच चुका है, इंडिया के साथ किस तरीके से लोग पेश आ रहे हैं, डीलिंग्स हो रही हैं, चीजें हो रही हैं। और साथ ही साथ अगर हम देखेंगे इंडिया का भी स्टैंड इन सब चीजों की वजह से ट्विस्ट नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। इनफैक्ट वो इस टाइम पे रिजिड खड़ा भी हुआ है कि कुछ भी कर लो मैं नहीं हिलूंगा, क्योंकि ये जो गाजा पीस बोर्ड का जो पूरा प्रस्ताव सामने आया उसमें हमने एक चीज जो देखी वो ये थी कि कैसे यहाँ पर इंडिया ने उसमें उस पूरी चीज के अंदर एंटर नहीं किया। इनफैक्ट ट्रंप ने उन्हें बुलाया भी था, उसके बावजूद भी नहीं इंडिया गया वहां पे। साथ ही साथ ये भी डर था सबके अंदर कि अगर गाजा पीस टॉक के अंदर हमने नहीं एंट्री मारी तो फिर से हम पे सैंक्शन लग सकते हैं। पर यहाँ पे इंडिया ने फिर से एक रिस्क लिया, और इस रिस्क में उनके साथ फ्रांस, रशिया, इटली ये सब भी थे। तो इससे ये पता चल रहा है कि इंडिया अपनी साइड्स भी ले रहा है धीरे धीरे, पर साथ ही साथ चीजों को मेंटेन करके भी चल रहा है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।